हाँ सर। कैसे बढ़िया है, क्यों बढ़िया है? अब सर उसका तो जवाब नहीं है। इसका कोई जवाब नहीं है। सिमरन, यस सर। पढ़ाई हुई तुम्हारी? तुम थी दूसरी वाली क्लास में? इंटरनल सिक्योरिटी? हाँ। नहीं, क्यों? ऑनलाइन। ऑनलाइन थी सर। अच्छा, ऑनलाइन थी। हाँ। अच्छा। और मिश्रा जी, कैसे हैं गुड आप? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। फाइन। ओके। आज बड़ा टाइम पे आ गया तू। अच्छा, चलो। क्या तुम्हारा एडमिशन कैसे हुआ है? हाइब्रिड हुआ है कि? हाइब्रिड हुआ है ना, सो यू विल गेट द टेलीग्राम। तुम्हारा अब है नहीं, तो तुमको कॉल करके लेना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू कॉल। हाँ, पोर्टल पे नहीं आती है लिंक? हाँ, बस तो उसी पे, उसी पे। बोलो। तो मेरे को डाउट था, जो आप इंटरनल सिक्योरिटी में आज टेस्ट की बात कर रहे थे वो कहाँ पे आएगा? बिकॉज पिछली बार वाला आया नहीं मेरे पास। पोर्टल, 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 पोर्टल। यू विल गेट दैट ऑन पोर्टल। ओके फाइन। टेलीग्राम पे नहीं आता? टेलीग्राम पे आई डोंट थिंक आएगा, शायद वो पोर्टल पे आता है तुम्हारा। ओके फाइन। बताओ, लास्ट टॉपिक बताओ, क्या हो गया? हाँ, व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? You made us write a heading, the judicial breakthrough. द जुडिशियल Breakthrough. ब्रेक थ्रू। अच्छा, क्या कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बताओ, क्या था टॉपिक, क्या था? इसके पहले आर्टिकल द ओनली डॉक्ट्रिन, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डॉक्ट्रिन के बारे में दे दे। डिस्कस करेंगे। जेंडर वर्सेस सेक्स पढ़ाया था मैंने आपने। तो ये कभी देखा भी नहीं है तुम्हारा पोर्टल। हाँ, यही होगा, देखो अभी ज्वाइन किए तो। 5 वाली नहीं ज्वाइन करनी ना? तो तुमको कल से करनी है, लेकिन अभी तो आज की अगर करते हैं तो तुम्हारा 4 वाला भी आ रहा होगा इसमें। देखो ये रहा, ये देखो, ये रही सारी क्लास, और ये रहा 4 वाला। बल्कि तो रिकॉर्डिंग है ना। रिकॉर्डिंग आज क्या तारीख है? आज तो 4 तारीख। हाँ, तो 4 की रिकॉर्डिंग थोड़ी होगी आज। अगर मैं मानो इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ और आज तो ज्वाइन किया, आ गया। हाँ, ठीक है, हट जाओ, अब हट जाओ। समझ गए ना? हाँ, चलो। वेलकम। बैठो जल्दी। सो अरुण कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन केस वी वर डूइंग, है ना? जिसमें यही था ना? Was this the case we were doing? तो ये हो गया था। हाँ, हो गया था हाँ ये। मतलब लास्ट केस। हाँ, तो इसी का हमें लिखना है। सो एक्चुअली जुडिशियल ब्रेक थ्रू में, सो द जुडिशरी इन दिस केस ओनली, तो दे रीडिफाइंड। एक तो तुम पहले हाँ बोलने का तरीका बदलो। ये ऐसे हाँ नहीं होता है, ऐसे हाँ होता है, ठीक है? ये ऐसे हाँ बोलती है अनुष्का, लगता है ना बोल रही है। तो देखो, इन द जुडिशियल ब्रेक थ्रू व्हाट द जुडिशरी डिड वाज, सो दे एक्चुअली, so one thing they had was like they could have because the section 5 of the Hindu Marriage Act was containing the clause bride, so they could have
like completely make the section void, ठीक है, or the other way was to interpret it in a very broader way. So judiciary chose the second option and they interpreted the word bride in a very broader way. All right, so write this thing. So Justice Swaminathan rejected the state's static Justice Swaminathan rejected the state's static, cultural interpretation. Cultural interpretation and grounded static, cultural interpretation and grounded his ruling in a progressive legal philosophy. In a progressive legal philosophy. ठीक है? Legal philosophy, not society. Ritika Mandal. Are you in right class? Hi Ritika. तुमने किया था? नहीं, आईडी हो सकती है, आईडी डिफरेंट नाम क्यों? हेलो रितिका, एम आई ऑडिबल टू यू? नहीं, तुम्हें नहीं बोल रहे हैं, चलो तुम लिखो अभी until she gets. You can also message, तुम मैसेज कर सकते हो रितिका, if I'm not audible, like if you are not able to speak. नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, चलो लिखो. So right, the modern essays put one subheading under this Justice Swaminathan. So put one subheading, the modern definition of bride, है ना? So this bride, BRID, दुल्हन, हाँ ठीक है, दुल्हन जो तुम्हारी आएगी जब तुम अफसर बनोगे. जब मयंक भी हंस रहा है. अरे वाइफ के नाम पे भैया, शादी के नाम पे सबके मन में लड्डू फूटता है. चल लिखो, द एक्सप्रेशन ब्राइड occurring in section 5 of the Hindu Marriage Act 1955. हाँ, in section 5 of the Hindu Marriage Act 1955. तुम लिखो चुपचाप. In the Hindu Marriage Act 1955 will have to include within its meaning not only a woman but also trans women. अब यहां तक तो मतलब दिस वाज रिलेटेड टू दैट केस ओनली, है ना? यहां तक तो केस से था, बिकॉज इन द केस दिस वाज द केस ना कि भाई देयर वाज वन मेल एंड द काउंटर पार्ट इन नेम ऑफ bride there was a trans woman and the registrar, so he denied that I won't be registering because technically on paper the marriage can only be solemnized between a bride and a groom, right? So because the state was in a very narrow sense interpreting the word bride, right? तो अब देखो ऐसे लिखो इसमें, it would also include an, इसी में it would also include an intersex person. It would also include an intersex person or transgender person.
ठीक है, who identifies herself as a woman, who identifies herself as a woman. देखो इसमें लाइक रेदर देन एक्सटर्नली एनफोर्सिंग द आइडेंटिटी, द कोर्ट चोज द वे दैट we will designate the gender to a particular person in the way they themselves perceives it. Like you will be identified with the gender in the way you perceive yourself, right? So write this line also. The only consideration is, the only consideration is how the person perceives himself or herself. Ritika, am I audible to you? Yes, sir. Now you are audible. Okay, so am I taking your class for the first time? Internal security. Sorry? No, sir. This is not the first time. तो तुम्हें मैंने तो कभी देखा नहीं पहले. तुम्हारा कौन सा बैच है और कब एडमिशन हुआ है? नहीं, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर रही थी ना. ओके ओके, तो कहाँ तक कर लिया तुमने? मैंने कर लिया, इंटरनल सिक्योरिटी कर लिया, आज का बचा है. इंटरनल सिक्योरिटी कर लिया? हम्म. सुनो तुम्हारा, मैं एक सेकंड सुनो, ये तुम्हारा बैच कौन सा है? बैच का नाम बताओ. पाथफाइंडर B18. हाँ तो तुम गलत में आ गई हो. दिस इज नॉट द राइट क्लास, तुम गलत क्लास में हो. तुम्हें तुम्हारी क्लास है कल. ओके. हाँ ठीक है, तो तुम कल ज्वाइन करो. कितने बजे है अनुष्का? 220. Internal security 220 to 3. हाँ तो तुम तब फिर ज्वाइन करो, ठीक है? ठीक है. ओके बाय बाय. थैंक यू सर. वेलकम, बाय. मुझे लग रहा था, क्योंकि यार मैंने तो कोई ओरिएंटेशन लिया नहीं अभी. कह रहा है मान लो पूरी क्लास कर लेती और फिर बोलती हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. तुमको इतना दिक्कत क्यों है लोगों से? सबको पॉइंट आउट करना है, कुछ ना कुछ सबको बोलना है, ऐसे बोलना होता है. तब से जो है चिढ़े जा रहा है, तब से बोले जा रहा है कुछ कुछ. क्यों है वो उसको सुनाई नहीं देता क्या? बोल क्यों नहीं रही है? सबसे, अरे सबसे दुश्मनी नहीं पालते हैं. चलो चलो चुप रहो अब तुम. देखो अब मेरी बात सुनो. तो इसमें जो है इसके पीछे का ना, फिर आगे जाके नालसा में फिर ये जस्टिफिकेशन भी बताया गया था. बिकॉज अगर हम मान लो कि इफ वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द पर्सन्स आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे परसीव, तो उससे क्या होगा, ये जो SRS होते हैं ना, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, तो ये बहुत बढ़ जाएंगे. ठीक है, सो और ये दैट विल बी फोर्सफुल. बिकॉज एक इंसान है अपने आप को, दैट पर्सन इज मान लो फॉर एग्जांपल मेल. नाउ मेल पर्सन वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ब्राइड. अब उसको स्टेट कर नहीं रहा रिकॉग्नाइज, तो वो क्या करेगा? सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी अंडरगो होगी. एंड दैट सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी विल बी फोर्सफुल, है ना? तो ऐसे फोर्स्ड सर्जरीज को रोकने के लिए भी नालसा में फिर जो है कहा गया था. ठीक है, तो अब ये बात है. अच्छा अब मेरी बात सुनो. नाउ टेल मी, क्या हमने आर्टिकल अभी 15 क्लॉज 1 किया है ना? आर्टिकल 15, अब आर्टिकल 15 क्लॉज 2 पे आ रहे हैं अब हम, है ना? सो नाउ वी आर कमिंग टू आर्टिकल 15 क्लॉज 2. यहां तक का डिस्कशन है आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में. ठीक है, और अब एक हेडिंग डालो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 एंड देन राइट हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन. horizontal application of anti-discrimination. Of anti-discrimination.
देखो इसमें we always remember the remark of B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar say when he was asked about this thing that why, because the major motive behind inserting fundamental rights chapter in a constitution is to stop the state, है ना, from discriminating or from using its power in arbitrary sense, है ना. Now the question was in front of B.R. Ambedkar that why we are choosing this model where in certain fundamental right we are also allowing its enforceability against individual action also, है ना. अभी तक तो हमें पता था कि there is vertical enforceability, like the any action that is done by the state can only be enforced in the court of law. But now under Article 15 clause 2, 15 clause 2 में यही है ना कि भाई कोई discrimination नहीं हो सकता in matters of access to shop, public places, bathing ghats, है ना. हम सब चीजों की definition पढ़ेंगे, but the thing is कि अब ऐसे समझो कि when we just talk about Article 15 clause Article 15 clause 1, तो उस केस में who is being prohibited from discriminating? It is the state, है ना. And if state do so, then only you can approach to the court, right? But now coming on to Article 15 clause 2, so here even if a private individual is discriminating in the matters related to the matters that is mentioned in Article 15 clause 2, in that case even if a private individual is violating your right, then also it is allowed for you to approach to the court, and this is called as horizontal applicability, or horizontal enforceability would be the better word to describe this, right? So when Dr. B.R. Ambedkar was asked about why he is allowing, why he is trying to allow this, so he gave a very good statement regarding that. What he stated was, like, while talking about the Western monolithic models, so on one side he gave Western monolithic models, and on another side he gave the post-colonial model specifically of India, right? Now he stated that in the earlier existing Western monolithic models, the power or sovereignty or the authority to exercise power was just in the hands of state. Let's understand this. Because according to him, in the Western monolithic societies, only allowed authority to exercise power on the individual was just the state. Okay, it was just the state. No other authority was allowed to exercise power on behalf of state. All right, state was directly administering its power and directly administering the particular state, and in every sense, in every affair. All right. But while talking about the post-colonial model in India, he stated that sovereignty in India is scattered. Why scattered? Because he stated that Indian society is not a monolithic society. How is Indian society organized? He stated that in India, there are, like, if we talk about two spheres, in India, if we talk about two spheres, on one sphere, if we, like, the first is the social sphere and another one is the economic sphere. So when we talk about the social and economic sphere in India, with regards to the social sphere, you know that there are several caste hierarchies in India. And because of this caste hierarchy in India, the power is not just being exercised by the state, but also certain upper caste people
are also exercising the power in the society because there are very rigid caste hierarchies. He stated that in some areas even there is dominance of khap panchayats, right, who are even having judicial authority with regards to the local level matters. And even there are certain religious institutions who are being regulated by their respective religious practices, customary practices. And also there are certain, I would say, interpersonal relations. Okay. So it is not that just the power in post-colonial India is just concentrated in the hands of state. No, state is not the only authority to basically determine what is going to happen and to exercise power. Let's say, for example, if there is a central government and there are respective state governments, okay, you will say that just when the constitution was being written, there was no constitutionalization of the local government. But despite, like, okay, let the local government reside at another place, like just talk about the state government. For example, in a particular state, the local matters, for example, the police, land, public order, were being regulated by the state government, by the state laws. But still, like, even after having the state government there, the majority of the power was still in the hand of the local zamindars, was still in the hands of the khap panchayats, was still in the hands of local jagirdars. It was still not completely, even today also, it is not completely in the hands of the government. All right. Another thing, when we talk about the economic sphere, we get to know that in economic sphere, when we talk about the labor market, when we talk about the market was not at all under the complete control of the state only. In the market, there was division of labor, and caste was a factor that used to regulate the division of labor in economic sphere also. Caste used to dictate who is going to do what, who is going to earn what, and how they are going to earn. All right. So that is the main reason. Even the market structure was very tradition based. Let me give you one very short example of this. Like, for example, there are norms of some certain weekly markets. Like, and at that time, the people did not used to go to shopping malls. They just used to go to the weekly market, Som Bazaar, Mangal Bazaar, Monday market, Tuesday market, Wednesday market, Thursday market for their regular shoppings. Going to organize that market, who is going to collect duties and fees from that market, and who is going to allow to whom, like, who will set up their shop in that traditional local market, was also decided by the upper class rich people. Even in the market, we still, whenever we go to a grocery shop, whenever we go to a small shopkeeper, we often used to call them Lalaji. What is the meaning of Lalaji? Lalaji means, it was in the traditional India, what used to happen was people coming from a particular group, that is the third layer, hai na, Vaishya community, hai na? So they only used to regulate those spheres. They only used to get the access to set up their shops in the markets, right? So the market was highly under the control of those groups only. Getting the point? Even when we just go to the shops, of gold jewelry shops, hai na? There in our mind, already it is said that those shops are owned by a particular class of, like, particular community of India, that is the Sunhar community, right? So, and there was very less chance that person belonging to other community, other caste, other class can ever enter in that spectrum, right? So, according to Ambedkar, in India, the things were not that it was like everything in economic and social sphere was just controlled by the state. It was not at all controlled by the state. And in case if we just allow the enforceability of the fundamental right against the actions of the state, and what will happen if at any point of time your fundamental rights are being violated by the non-state actors,
which are not covered under Article 12, then what will happen? The only mechanism that you will be able to recourse to in this case will be just by going to the district courts, right? You can just use the normal ordinary legal machinery to resolve those issues, है ना? But in that case, it will be very wrong to leave such kind of discrimination just in the hands of district court. I'm not saying that district courts are not capable enough, but then you will again discriminate. Why? Because for certain discriminations by the state, you are directly allowed to go to the Supreme Court and High Court, but for other discrimination which are happening by the private players, you're not allowing them to go to the Supreme Court and High Court directly. So that is in itself also a kind of another type of discrimination, right? So that is the main point. These are the points why, which were highlighted by B.R. Ambedkar, Dr. Ambedkar, on why the Indian Constitution, majority of the articles mentioned in Part 3 आपका is enforced against the action of the state, but since because of those reasons which I just told you, so the word horizontal enforceability was also permitted, right? Clear है ये बातें? Is this all clear to all of you? Pakka? Any doubt from this? Okay, so just write this, right? Article 15 clause 2, Article 15 clause 2, अब लिखना है, बहुत कुछ लिखना है, लिखो तुम, इतना लंबा लेक्चर दिया तो ये लिखना तो पड़ेगा ना, लिखो, हाँ लिखो. आर्टिकल 15 क्लॉज 2. वीडियो पॉज हो गई क्या? वीडियो पॉज हुई है? तुम्हारा इंटरनेट शायद खराब है क्या? मयंक की तो वीडियो आ भी रही है, अनुष्का की भी आ रही है. सर हो गई, अब सही हो गई अब सर. ओके ओके ओके, ऑलराइट. सो राइट, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 represents a radical departure from traditional Western constitutionalism. From traditional Western constitutionalism. Constitutionalism. Full stop. Then write. While most fundamental rights operate vertically, in bracket write, protecting the citizens against the overreach of monolithic states. Against the overreach by the monolithic states, bracket close, state, bracket close. Then write, Article 15 clause 2 operates horizontally. Article 15, हाँ कॉमा लगा के, Article 15 clause 2 operates horizontally, hyphen लगाओ, meaning it binds private individuals and non-state entities prohibiting discrimination by one citizen
against another against another in the public sphere. In the public sphere. In the public sphere. ठीक है? So can you please repeat after Article 15 operates? Operates horizontally, meaning it binds private individuals and non-state entities, prohibiting discrimination by one citizen against another in the public sphere. ठीक है? Is this clear? All right. Now, write the next point, right? हाँ, ये पहला point था. To understand why the framers led by Dr. B.R. Ambedkar, to understand why the framers led by Dr. B.R. Ambedkar insisted on horizontal enforceability, yeah, insisted on horizontal enforcement. Horizontal enforcement, comma, one must analyze the unique socio-economic, one must analyze the unique socio-economic structure, one must analyze the unique socio-economic structure of a post-colonial society in India. Colonial society like India. First, put a subheading. The Western model. Write the Western model. इसमें right? In Western liberal democracies, हाँ हाँ इसमें ये just one line is there in this point. In Western liberal democracies, sovereignty is monolithic. Liberal societies, sovereignty is monolithic. Is monolithic. And concentrated in the state. And concentrated in the state. ठीक है? Therefore, full stop डाल के लिखो. Therefore, civil rights are historically designed. Therefore, civil rights are historically designed to shield citizens only from state action. To shield citizens only from the state's action. अब अगला लिखो. The
post colonial Indian reality. The post colonial Indian reality. The post colonial Indian reality. ठीक है, इसमें राइट. In India, locations of power. In India, locations of power and sovereignty. Locations of power and sovereignty are plural and fragmented. Are plural and fragmented. Full stop. Before a citizen even encounters the state, before a citizen even encounters the state, they are subjected to entrenched social and economic power structures. Entrenched social and economic power structures. Economic power structures. पहले ऐसा सोशल स्फीयर लिख लो. इसमें लिखो कास्ट हायरार्की. सर यस. स्टेट एक्शन के बाद स्टेट एक्शन के बाद कहाँ लिखा है स्टेट एक्शन? वेस्टर्न मॉडल में हाँ, बस स्टेट एक्शन के बाद तो ये है ना अगला, ये द पोस्ट कॉलोनियल इंडियन रियलिटी. स्टेट एक्शन के बाद है द पोस्ट कॉलोनियल इंडियन रियलिटी. और उसमें जो मैं अब लिखवा रहा हूं, ठीक है, सर ये हेडिंग है. सब हेडिंग. मतलब हमने जो पहले वेस्टर्न मॉडल लिखा और फिर ये पहले वेस्टर्न मॉडल है नंबर 1, फिर आपका इंडियन रियलिटी. ठीक. इसमें लिखो इन इंडिया लोकेशंस ऑफ पावर एंड सोवेनिटी आर. In India, locations of power and sovereignty are plural and fragmented. Plural and fragmented लिख लिया. Before a citizen even encounters the state, before a citizen even encounters the state, even encounters the state, comma, they are subjected to entrenched social and economic power structures. Economic and social power structures. Power structures. Clear? Now write social sphere. अब पहला लिखो ये social sphere.
मैं वही सोचू तूने भी नहीं लिखा था क्या? अरे जब लिख रहा है तो सुन भी तो, सोच भी तो जरा। यही ना भी मैंने लिखवाया था यहाँ पे। ये तो मैंने ये रिपीट की ना क्योंकि सिमरन को उसने दोबारा बोला। सर नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं आज। नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं? हाँ तुम्हारा वाईफाई है या क्या है? सर वाईफाई है। तो वाईफाई कनेक्ट क्या दिखा रहा है, उसमें कितने डंडे दिखा रहा है? और नहीं, 3। हाँ तो वाईफाई थोड़ा स्टेबल नहीं है। तो क्या अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो या तो अभी जैसे 1 घंटा 20 मिनट की क्लास बची हुई है, या तो ऐसा करो कि फिर तुम बाद में कर लो, क्लास रिकॉर्डेड देख लो। सर दे आर सब्जेक्टेड टू के बाद क्या था? Subjected to entrenched social and economic power structure. ओके सर। हाँ, अब लिखो सोशल स्फीयर। सोशल स्फीयर, ठीक है, इसमें राइट कास्ट हायरार्कीज कॉमा ट्राइबल काउंसिल्स, caste hierarchies comma tribal councils and religious authorities, ठीक है, wield immense regulatory power, wield wield, wield immense regulatory power over individuals, ठीक है। लिखो इवेंट टुडे, हाँ इसी में इवेंट टुडे parallel socio-legal bodies, like khap panchayats, khap KHAP, सुन ही नहीं रहे हो, पढ़ोगे भी अभी इसके बारे में। लिखो like khap panchayats assert extra constitutional sovereignty, asserts extra constitutional sovereignty, ठीक है, over social institutions like marriages, over social institutions like marriages, ठीक है, because there is still the social dominance in the social sphere, है ना। अब अगला लिखो, अब अगले में आ जाओ, राइट। इकोनॉमिक स्फीयर, इसमें लिखो पावर डायनेमिक्स इन द हिस्टोरिकल, लिखो पावर डायनामिक्स इन historical Indian marketplace, in historical Indian marketplace was not governed by impersonal, was not governed by impersonal
comma vertical market forces of liberal capitalism. Full stop. Instead, they were horizontal. Comma, person to person, and tradition based. Perpetuating localized monopolies and biases. जैसे आपको पता है इंडिया में इकोनॉमिक स्फीयर में women were not allowed because of the biasness in the society. The lower class was not allowed because of the social structure, the economic structure was framed. हाँ, तो इसीलिए तो फिर horizontal enforceability को लाया गया. That was the reason only, no, why horizontal enforceability was enforced, right? आज भी कुछ एक्सटेंट तक होता है, ठीक है. So now, right, earlier actually, see, जैसे there is one case that is Zoroastrian Cooperative Housing Societies versus District Registrar case. पढ़ा है? Have you heard about this case? नहीं. सुनना है बट याद नहीं. सुना है पर याद नहीं. हाँ, तो होगा ये तो होती है चीजें, है ना, बट सुना है यही बहुत है. तो एक्चुअली देखो, ये केस मैं बताता हूँ, बट इस केस में जैसे there was such incidents of horizontal discrimination, but this horizontal enforceability was not enforced by the judiciary in this case. ठीक है. इसमें एक्चुअली ऐसा था कि there was one Parsian housing cooperative society. ठीक है, पारसी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म मतलब पारसी रिलीजन है ना. So there was Parsi society. Now that cooperative society actually made one bylaw, and by that bylaw, that cooperative society enforced this thing that in that particular housing society, इसने ये लॉ एनफोर्स किया हाउसिंग सोसाइटी ने कि एक पर्टिकुलर जो हाउसिंग सोसाइटी है वहां पर केवल पारसी रिलीजन वाले लोग जो हैं वो क्या लेंगे, आपका घर खरीद सकते हैं. ठीक है. तो ये हाईली डिस्क्रिमिनेटिंग था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंडर जो है आपके पास में ये फ्रीडम है टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, है ना. सो इसीलिए यू कैन फॉर्म एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन हुसोएवर यू वांट एंड कैन रेगुलेट इट अकॉर्डिंग टू योर विल. ठीक है. तो उसमें तो जो है हुआ था, लेकिन फिर इसके बाद में आपका आईएमए केस आता है. ठीक है, आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ठीक है. तो जो आईएमए केस आता है, इस आईएमए केस की बहुत बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है, बट दिस आईएमए केस वाज समवॉट रिलेटेड टू द आर्मी मेडिकल कॉलेज. ठीक है, कि भाई इफ आर्मी मेडिकल कॉलेज विल बी कंसिडर्ड एज आपका जो बाकी की तरह जो है वो होंगे या नहीं होंगे, उनको भी शॉप की डेफिनेशन में लाया जाएगा नहीं जाएगा, है ना. बिकॉज देयर इज इन आर्टिकल 15 क्लॉज 2 देयर इज वन वर्ड दैट इज शॉप. ठीक है. तो नो वन कैन बी डिनाइड द एक्सेस टू शॉप. ठीक है. तो उसमें द क्वेश्चन वाज वेदर आर्मी मेडिकल कॉलेज विल बी कंसिडर्ड लाइक विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ शॉप और नॉट. ठीक है. तो ये इसका केस था, और यहां पर इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सी चीजों का, जैसे पब्लिक वेल का भी डेफिनेशन समझाई, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट की भी डेफिनेशन समझाई, पब्लिक प्लेस वर्सेस प्राइवेट प्लेस इनकी भी डेफिनेशन को एक्सपैंड किया, और साथ में शॉप की भी डेफिनेशन को एक्सपैंड किया. ठीक है. So earlier there was skepticism in judiciary, but later on 2011 they expanded the definition of all these things. ठीक है. So now do one thing, put one heading,
put one heading, right? Judicial evasion versus horizontal enforcement. Versus horizontal enforcement. Judicial evasion versus horizontal enforcement. ठीक है, क्लियर? इसमें लिखो, राइट द फर्स्ट केस. Housing society versus district registrar. इसमें लिखो, the issue was that a Parsi housing cooperative society, a Parsi housing cooperative society enforced bylaws that strictly restricted its membership to members of the Parsi community, and banned the sale of property within the society to any non-Parsi. तो ऐसे लिखो, this was challenged as a violation of public policy and anti-discrimination values. ठीक है, ठीक है. So violation of public policy and anti-discrimination values. Public policy and anti-discrimination values. ठीक है, next point. क्यों? लिखो, the Supreme Court rejected the challenge
The Supreme Court rejected the challenge. Next point. Upholding the restrictive covenant. Upholding the restrictive covenant. ठीक है. It justified the choice under. It justified the choice under Article 19, Clause 1, Subclause C. The choice under Article 19, Clause 1, Subclause C. Freedom of association. Stating that private parties have the freedom to contract and associate based on shared identities. ठीक है. इसमें इन लोगों ने एक्चुअली एक शेले वर्सेस क्रीमर केस था, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस में 1948. तो एक्चुअली उस कोर्ट के वर्डिक्ट पर जो है रिलाई किया था. ठीक है. उसमें तो एक्चुअली ऐसा था कि उनका वो तो खैर और एक्सट्रीम था कि भाई जुडिशरी जो है वो स्टेट का विंग नहीं है, तो जुडिशरी को भी जो है वो आप जुडिशियल मतलब इसको आप नहीं कर सकते. तो देयरफॉर इवन इफ अ डिस्क्रिमिनेटिंग कोवेनेंट इज देयर, तो तब भी जो है वो कोर्ट को मतलब उसको रिफ्यूज कर देना है एक्सेप्ट करने से. तो वो तो खैर चलो एक बहुत डिफरेंट केस था, उसको हम नहीं देखेंगे. बट हाँ, अब नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट. तो नेक्स्ट केस लिख लो. नहीं कोई थोड़ा नहीं, लिखो. हाँ अभी अभी कर लेना, थोड़ी देर में करना. चलो लिखो. तुम्हारी तो ट्रेन है ना आज. पहला पॉइंट कौन सा पॉइंट बताया तो था कि पारसी, उसमें ये था कि जो पारसी कम्युनिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी इनकी, तो मैंने बताया था ना आपको कि पारसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो लॉज बनाती हैं अपने इंटरनल रेगुलेशन को गवर्न करने के लिए, दोज आर कॉल्ड एज बाई लॉज. ठीक है. तो ये पारसी कम्युनिटी का एक बाई लॉ था कि उनकी जो हाउसिंग सोसाइटी है उस सोसाइटी में कोई नॉन पारसी घर नहीं खरीद सकता. ठीक है. दैट वाज देयर मतलब एक लॉ. तो उसको चैलेंज किया गया था ये कहते हुए कि दिस इज इन वायलेशन. ठीक है. और फंडामेंटल राइट. ठीक है. तो लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया, कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं. हाँ तो सुप्रीम तो मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल इन्फोर्सेबिलिटी के लिए मना कर दिया. ठीक है. कि भाई हम हॉरिजॉन्टल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं करेंगे. ठीक है. और चलो अब अगला लिखो. अब करेक्शन है इसका. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, राइट. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2011. तो इसमें लिखो द सुप्रीम कोर्ट करेक्टेड द कोर्स इन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011. हाँ इसमें लिखो द सुप्रीम कोर्ट करेक्टेड द कोर्स इन हाँ COURSE कोर्स इन IMA वर्सेस UOI establishing a robust framework for a robust framework for
horizontal non-discrimination, for horizontal non-discrimination by expanding the definition within Article 15 Clause 2. ठीक है, हाँ अनुष्का। सर उसके पहले वाले केस में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में सुप्रीम कोर्ट ने मना थोड़ी ना किया था कि हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन नहीं होगा। उन्होंने तो ये रीजन दिया है ना, मतलब जो आपने लिखा है उसके हिसाब से कि उनका दूसरा राइट था जो उनको अलाउ कर रहा था ये लिखो करने उसमें को। एक लाइन, इन दिस केस, तब तुम समझ जाओगे। इन दिस केस, पिछले वाले केस में, पारसी वाले केस में, इन दिस केस, हाँ एक लाइन ऐड करो। हर पॉइंट इज वेरी वैलिड बिकॉज वो एग्जैक्ट पॉइंट लिख लो। इन दिस केस मतलब ये नहीं देखो कहा जा रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये मना कर दिया कि हॉरिजॉन्टल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी, बट इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट erroneously evaded erroneously evaded analyzing the case through the lens of Article 15 Clause 2. आर्टिकल 15 क्लॉज 2 मतलब अब समझे, देखो अगर तुम आज इसको आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के लेंस से देखो तो ये खत्म, ये इनवैलिड हो गया। बट जब हम व्हेन वी रीड द व्यूज ऑफ द ऑथर्स ऑफ दोस जजमेंट मींस द जस्टिस, उन्होंने एनालाइज ही नहीं करने की कोशिश की फ्रॉम द एंगल ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 2। दे नेवर एनालाइज्ड इट। अगर करते तो ये इनवैलिड हो जाता। सर मतलब उनने बस लिटरल इंटरप्रिटेशन ले ली थी जो। लिटरल नहीं कहेंगे क्योंकि लिटरल भी अगर करी होती आर्टिकल 15 क्लॉज 2 की तब भी हो जाता। तो वी कैन इंप्लाई कि हॉरिजॉन्टल एप्लीकेबिलिटी से ही मना कर दिया। समझ में आ रही है बात? यू पॉइंटेड आउट दिस इन अ वेरी राइट वे। मतलब ये कहा नहीं, क्योंकि मैं भी लिखवाता वरना तुम्हें कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल, ऐसा नहीं बोला। बट तुम एनालाइज तो करते, यू आर लाइक वी आर चैलेंजिंग यू कि भाई दिस इज इन्फ्रिंजिंग आवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 2 एंड यू आर टेकिंग इट टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, है ना? ठीक है, और कोई डाउट अनुष्का? अनुष्का कब रात हो गई है, इसने लाइट जला ली है। गुड, तुम अच्छा है यार, तुम लोग ना सोच सोच के पढ़ते हो, ऐसा नहीं करते हो कि मतलब खाली बस लिख रहे हो। गुड, वेरी गुड। मतलब मुझे बड़ा बढ़िया लगा ये कि हाँ यू पॉइंटेड आउट दिस, गुड। अब देखो नाउ, खाली इसमें नहीं दी थी ये आईएमए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं दी डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन स्टैट्यूटरी भी है। बट अब हमने ये लिख लिया कि इसमें एक फ्रेमवर्क दिया। नाउ आप लिख लो स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल डेफिनेशंस अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 2। स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल डेफिनेशंस अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 2। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू नाउ, अब हम फ्रॉम द लेंस ऑफ आईएमए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर थिंग्स उनसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस लिख लेंगे सबकी। ठीक है, अब पहली डेफिनेशन देखेंगे, पब्लिक वेल।
देखो अब यहाँ क्या है, पब्लिक वेल क्या है, व्हाट इज पब्लिक वेल? ये तो इनफैक्ट आईएमए केस में ही कहा था कि जैसे मान लो पब्लिक वेल मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेल, वेल मतलब कुआं, है ना, कुआं जहां से पानी भरते हैं, है ना। अब एक कुआं है, कोर्ट स्टेटेड until and unless you can prove, अच्छा पहले तो it will be considered that all the public wells are open to all, no one can discriminate कि भाई, but still if any community is having any evidence of a historical not only social but social and legal record of their exclusive right over that well, for example तुम्हारा और मानो मेरी जगह एक है, वहां पर देयर वाज अ वेल, माय फोरफादर एंड योर फोरफादर हैड एन एक्सक्लूसिव लीगल कॉन्ट्रैक्ट दैट दिस इज माय आवर लैंड or private property and here we are constructing this and we will just be using this, no other person will be allowed because this is being constructed on a private property. अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई एक्सक्लूसिविटी का सोशियो हिस्टोरिकल लीगल एविडेंस है, then that will be considered as आपका private, but other than that every public well are open to all. ठीक है, so write this thing, if a specific, तुम्हें समझ में आई बात, if a specific community, if a specific community or section of the public or section of the public claims an exclusive right to use a well, claims an exclusive right to use a well, the onus of proof, the onus of proof lies entirely on that section, lies entirely on that section to establish a historical, lies entirely on that section to establish a historical, comma, legal dedication for exclusive use, comma, legal dedication for exclusive use. Onus of proof मतलब you'll have to prove. I'm not a criminal. Now you are alleging that I have done this thing. Now I'm innocent until proven guilty. नहीं, पहले तो if there is public well open to all, then if you have the exclusive right, then prove that. फोरफादर कहां से आएंगे, आसमान से आएंगे, अब स्वर्ग में है वो, तुमको ठीक है, अगर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए तुम ही कर दो प्रूव तो बढ़िया है, उनको ना ही आने दो, जहां है उनको रहने दो, ठीक है। हाँ बता तो रहे हैं, अगर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो शोक सभा की कोई मूवी वगैरह है ना, उसमें मैं देखता हूँ, देखो रियल में तो इट्स वेरी लाइक सैड, बट मूवी वगैरह में देखता हूँ ना, पीपल आर क्राइंग, मेरे मन में बस एक यही आता है, अगर सही में जग गए अभी ये, तो इनमें सब भाग जाएंगे। शोक सभा में अगर सही में ही उठ गए, तो इनमें से एक यही नहीं पूरे गांव में भी नहीं दिखाई देगा। और आने वाली जनरेशन तक के लिए उस पूरे एरिया को जो है वो प्यार करते हैं इसलिए शोक सभा में रो रहे हैं, नहीं, जो प्यार करते हैं वो सबसे पहले भागेंगे।
ये हमें ही बताएंगे अब। ठीक, चलो लिखो इसमें, entirely on that section to establish a historical legal dedication for exclusive use. Written? Write the next point. Due to a transformative force of Article 15, due to a transformative force of Article 15, आर्टिकल 15 क्या है? इट इज ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर। तो तुम अगर खाली ये बोलोगे कि हमारा कस्टम ऐसा था कि हम ही खाली इसको यूज कर सकते हैं, तो क्या कोर्ट मानेगा? कस्टम ही के बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। हाउ कैन वी एक्सेप्ट कस्टम एज अ बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, फॉर एक्सक्लूसिविटी? सो राइट, कोर्ट्स विल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज, कोर्ट्स विल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज any custom of exclusivity, any custom of exclusivity as it is fundamentally incompatible, as it is fundamentally incompatible with enlightened comma modern notions of public utility, comma modern notions of public utility and equality, and equality. क्लियर है? अब थोड़ा सा अनुष्का ने सही किया है। अब हाँ कैसे बोल रही थी अभी? हाँ, से यस, फिर गलत। अनुष्का ऐसे नहीं, सही कर, नहीं आदत आदत सही करो। अब बता, हाँ कैसे बोलेगी? लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। लगता है समझ नहीं आया उसको, ना बोल रही है। तू कैसे बोलता है? हाँ बता, समझ में आया? मयंक कैसे बोलता है? नहीं मयंक तो अरे सब चली जाती है आदत। अनुष्का की चली गई, देखो अब से ये ऐसे बोलेगी। हाँ ठीक है ना? उसका भी चलो लिखो अगला। तो राइट, अगला लिखो। a place of public resort. ऑल्दो देखो दो, हाँ सर ये सारे जो आपने जो डेफिनेशंस और वो लिखाए थे, तो ये उस केस में दी गई थी या उसके बाद ये और केस में, बट कुछ डेफिनेशंस अब जैसे देखो, कुछ जैसे ऊपर वाले में क्या था, हाँ जैसे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज एनी कस्टम, इतना सब नहीं कहा गया था केस में, है ना? दीज आर डिड्यूस्ड फ्रॉम स्टैट्यूट्स या बाद में आगे वाले केसेस में। तो इसमें लेकिन हाँ ओवरऑल फ्रेमवर्क वाज एस्टैब्लिश्ड कि ये चीजें ऐसे ऐसे होंगी। ठीक है, सो राइट। अब इसमें देखो दो व्यू हैं, एक तो नैरो व्यू है जो ये बोलता है कि a place is particularly a place of public resort only if the public possesses a strict legal right to of access to it। ठीक है, वो तो नैरो व्यू हो गया कि भाई अगर पब्लिक के पास में इसको एक्सेस करने का राइट है तो वो प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। बट द रियल थिंग हियर इज, एक होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ब्रॉड व्यू।
ठीक है, एक है ना, बोलते हैं ना कि एक थोड़ा एक्सटेंडेड व्यू, ठीक है, तो जो अभी प्रिवेल कर रहा है। सो देखो उसमें क्या है, एनी प्लेस जहां पर या तो लोग एक्सेस करते हैं, इवन वन वर्ड इज एडेड दैट पीपल आर हैबिचुअल इन एक्सेसिंग दैट, लोग बाई हैबिट एक्सेस करते हैं ऐसी जगह को, जैसे पार्क, बीचेस, ठीक है, पीपल आर इन हैबिट टू एक्सेस दोस प्लेसेस। साथ में ब्रॉड व्यू ये भी बोलता है कि आगे हम कुछ केसेस देखेंगे जहां पर इवन सम प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर आल्सो डेजिग्नेटेड एज पब्लिक प्लेसेस। व्हाई? बिकॉज उन जगहों को लोग जा रहे हैं वहां पे और लोग बड़े हैबिचुअल हैं जाने के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्टिव एंट्री, ठीक है, तो ऐसी जगहों को वी कैन कॉल इट प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट। सो राइट दिस, a place of public resort is any location, a place of public resort is any location where members of the public are, where members of the public allowed access, are allowed access and habitually resort to, and habitually resort to. Full stop. And Madras High Court have clarified that, and Madras High Court have clarified that, and Madras High Court have clarified that any claim to exclude the general public, that any claim to exclude the general public from such spaces shifts the burden of proof squarely onto, shifts the burden of proof squarely onto, squarely onto, onto, onto the shoulders of those claiming exclusivity, shoulders of those claiming exclusivity. ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखो, if there is a debate with respect to what comprises of private space and what comprises of public space, तो ऐसे केस में देखो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, तो वो क्या डिफाइन करता है कि ऐसी कोई भी जगह विच इज एक्सेसिबल टू पब्लिक, दैट इज पब्लिक स्पेस, ठीक है, तो उसमें जो है जैसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि द प्लेस मस्ट बी अवेलेबल फॉर पब्लिक एंजॉयमेंट, ठीक है, तो मतलब एंजॉय इन द सेंस मस्ती नहीं, इन द सेंस कि पब्लिक यूज कर सके उसको, है ना, सो द प्लेस विच एवर इज अवेलेबल फॉर पब्लिक एंजॉयमेंट, ठीक है, हाँ उसमें कुछ टिकट या पासेस ऐसे हो सकते हैं रिक्वायरमेंट, बट यस दैट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक एंजॉयमेंट। फिर आया आपका एक टोबैको रेगुलेशन एक्ट है, एक COTPA, ठीक है,
उसमें एक्चुअली उसका एक केस था, टोबैको रेगुलेशन एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया कि ऐसी कोई भी जगह जहां पर या कोई भी लोकेशन जहां पर पब्लिक का कोई भी मेंबर विजिट कर सकता है, दैट विल बी कॉल्ड एज आपका पब्लिक प्लेस। अब यहीं पर आता है आपका एक केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट विद रिगार्ड्स टू अ प्राइवेट कार। ठीक है, एक्चुअली इस केस में क्या था, एक प्राइवेट कार एक्सक्लूजन केस था एक, तो उस केस में देयर वर सम लिकर बॉटल्स इनसाइड अ कार, ठीक है, एंड पीपल वर कंज्यूमिंग दैट लिकर इनसाइड कार। सो उनको जो है पुलिस ने पकड़ा और बहुत कुछ हुआ था, वो एक लंबा केस था। तो then ultimately the Kerala High Court ruled that a car is actually whenever, even if it's parked on public space, but inside it's a private container, ठीक है, because entering inside car is not allowed to public at large, ठीक है। बट फिर वहीं अगर देखें तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड व्हेन दिस वाज आस्क्ड, लाइक आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, नहीं सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्टेड एवरीवन, like instructed the authorities obviously, that the one, even a single person inside a car driving the car will, like it will be necessary for him or her to wear mask. So the advocate were saying, उसमें जो थे वो कौन मेरे को याद नहीं आ रहा, बट मैंने उनका काफी देखा था उसमें, तो उस टाइम पर अब बहुत ज्यादा मैंने लिखा भी नहीं उसके बारे में, बट जस्ट टेलिंग यू। सो उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि भाई, if Kerala High Court has stated that a car is a private space, then why are you compelling even a single solo rider to wear a mask inside car? So the court stated that in that case, in case of COVID, this is an exception. Why? Because even if a single person is not wearing mask inside a car, still there are risk of transmission of coronavirus, right? So that is the main reason why we will be compelling, like single rider have to वियर मास्क, ठीक है, इन दैट केस। तो हाँ, नहीं बंद करवाए हैं, अभी बाहर जाओगे ना एसी से तुरंत बीमार हो जाओगे, मौसम उतना गर्म नहीं है, बाहर बारिश हुई है बहुत देर तक, अच्छी खासी बारिश हुई है, बैठो चुपचाप शांति से। हाँ ठीक है, क्लियर। तो ये सब केसेस हैं, सो लिख लो इसको ऐसे, राइट वन अवॉइडिंग पब्लिक स्पेसेस, या सॉरी पब्लिक प्लेसेस वर्सेस थर्ड, ये इसके बाद है, इसके बाद थर्ड, पब्लिक प्लेस वर्सेस प्राइवेट प्लेस वर्सेस प्राइवेट स्पेस, प्राइवेट स्पेस। अब ये स्टैट्यूट्स में, ये आईएमए डेफिनेशन नहीं है, ये स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस है, ठीक है। तो ऐसे लिखो, इसमें पहला लिखो हाँ इसी के अंदर, कोरोना के टाइम पे तुम क्या कर रहे थे, तुम लोग सब छोटे बच्चे हो गए हो, तो अभी भी छोटे बच्चे, लेकिन जब कोविड स्टार्ट हुआ था वेयर वर यू ऑल? हाँ तो क्या हो गया फिर, तुम क्या कर रहे थे बाकी? तो मेरा तो कॉलेज स्टार्ट हो गया था, तो मजे आए होंगे यार उसमें तो फिर, मतलब नहीं? एग्जाम, मतलब हाँ सर मुझे तो थे थोड़ा अच्छा। इसी गाँव में थी, हाँ। और अनुष्का? तो मेरा ड्रॉप ही होता है, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। अरे वाह, तुम्हारा कितना स्कोर आया था फिर क्लैट में? हाँ यू गॉट एनएलयू ना, तुमने एनएलयू से किया है ना? हाँ हाँ हाँ। कौन सा वाला एनएलयू से किया है? हैदराबाद हाल। हैदराबाद नाल सर से, अरे वाह बढ़िया। तो क्लैट में ड्रॉप लेना मतलब तुम्हारा सफल हुआ था। चलो अब देखो आगे, तो बोलता है बड़ा था, छोटे ही तो बच्चे हुए फिर इसमें, नहीं। अभी भी छोटा ही है तू, अभी भी कौन सा तू बड़ा हो गया है हाँ
above 18. अच्छा, चलो लिखो इसमें, राइट. इस एक्ट के आगे लिखो, डिफाइंस इट as any place, defines it as any place accessible, defines it as any place accessible to the public, accessible to the public. लिखो, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट क्लैरिफाइड दैट, आंध्र प्रदेश, हाँ इसी में, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट क्लैरिफाइड दैट while a public space, that while a public space must be accessible for public enjoyment, however this access can be limited by fees or entry passes. However this can be regulated by fees or public enjoy, like fees or ticket pass, etc. So limited by Regulated by ticket, passes, etc. ठीक है, क्या हो गया? क्या करेगा? शॉर्ट फॉर्म में लिखो. बहुत लंबा नाम है वरना तो. सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट. लिखना है, इतना लंबा नाम लिखना है. हाँ देखो अनुष्का, इसलिए मैं बोल रहा था, दिस वाज नो ना. हाँ तो फिर यार चलो, अरे भैया इतना चलेगा. लिखो, द सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड अ पब्लिक प्लेस, the Supreme Court defined a public place as any location, the general public can visit. Explicitly visit, explicitly naming auditoriums, railway waiting rooms, etc. अब लिखो, etc. लिखो, interpreting excise laws
So can हाँ you जी, please repeat after naming auditoriums? I हाँ lost लिखो, my connection. ऑडिटोरियम, रेलवे वेटिंग रूम्स, मॉल्स, बैंक, एटसेट्रा। हाँ तो अब लिख लो तुम, या तब तुम भी एक्स्ट्रा एटसेट्रा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख लो। अरे भैया मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ यार, एक आध फालतू आ गया जवान पे बोल दिया यार, माफ कर दो। लड़के तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब प्राइवेट कार एक्सक्लूजन में राइट, इंटरप्रेटिंग एक्साइज लॉज, इंटरप्रेटिंग एक्साइज लॉज, लॉज, एक्साइज लॉज, banning public consumption of alcohol, banning public consumption of alcohol. The Kerala High Court held that, the Kerala High Court held that a private car even when parked on the roadside cannot be treated as a public place, cannot be treated as a public place. ठीक है, इसमें लिखो इट रिमेन्स अ प्राइवेट कंटेनर, it remains a private container and its occupants cannot be booked under laws, and its occupants cannot be booked under laws governing public spaces. क्लियर है? इज दिस क्लियर? अब देखेंगे शॉप डॉक्ट्रिन। लिखो डेफिनेशन ऑफ शॉप, ये अलग है, ये आईएमए वाले उससे अलग, अब अलग कर दो एक। हाँ मेन हेडिंग है द डेफिनेशन ऑफ शॉप। तो देखो बी आर अम्बेडकर ने एक्सप्लिसिटली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट से हमें पता चलता है कि बी आर अम्बेडकर ने एक्सप्लिसिटली ये बात कही थी। देखो उनकी लाइन में आपको पढ़ के बताता हूं कि अ शॉप इज अ प्लेस वेयर द ओनर इज, क्या है? अ शॉप इज अ प्लेस वेयर द ओनर इज prepared to offer his service, क्या है? Where the owner is prepared to offer his service to anybody who is prepared to go there for seeking his service. समझना बात को। According to B.R. Ambedkar, a shop is any place where the owner is prepared to give his service to anyone who
comes here to seek his service. Now अब फिर लाइक एक बार मुझे कभी एक डाउट मिला था शायद पिछले से पिछले बैच में कि दैट योर सर्विस, हम तो गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, देन व्हेन वी बाय गुड्स विल दैट नॉट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ शॉप? नो, दैट विल बी कवर्ड, बिकॉज व्हेन आर यू buying goods, you are not manufacturing the goods, na, you are taking service only, na. When you go to a shop, you buy something, what are you doing? Is the shop itself manufacturing that item? No, na. You are taking that service, na. मतलब तुम कहीं भी जाओ, तुम गोलगप्पे खाने जा रहे हो, what that person is doing, bringing all the raw material, making golgappas and providing you the service of making that golgappa and giving you serving it, है ना? अब now if ये कहा गया था तो इसका मतलब तो ये है कि it will be used in a very large sense. इसका मतलब तो जितने भी आगे educational institutions, जितने भी shops, malls, restaurants, from a very small shopkeeper to a very large institution, largest institution, everything will be covered under shop only, na? Huh? So that means the word shop, which is written under Article 15 Clause 2, has a very expansive connotation. Right. During the Constituent Assembly debates, Dr. B.R. Ambedkar explicitly states that shop was used in more generic and expansive sense. क्लियर है? राइट इसी में एक अगला पॉइंट, मतलब अंडर डेफिनेशन ही लिखो ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में, अ शॉप इज अ प्लेस where the owner is prepared to offer his service to anybody who is prepared to go there seeking his service. फुल स्टॉप. डबल इन्वर्टेड कॉमास को अब अभी मत करो क्लोज, ये भी लिख ही लो, चलो फुल स्टॉप लिखो बस. इट इज यूज्ड इन द लार्जर सेंस ऑफ नहीं मत कर क्लोज. It is used in the larger sense of requiring the services if the terms of services are agreed to. It is used in larger sense of requiring the services if the terms of services are agreed to. मतलब उन्होंने बताया कि भाई टर्म्स ऑफ सर्विसेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू बी मेट. ठीक है, अब यूं नहीं कि भाई लाइक
it will not be called as a shop where 100 people are coming but only one person is buying. No, ऐसा नहीं. That will still be like called as a shop only if the people who agrees to the terms of the service are buying that, using that service, है ना. तो तब भी जो है इसको यूज करेंगे. अब इसको लिखो एप्लीकेशन ऑफ द एक्सपैंडेड शॉप डॉक्ट्रिन, ऐसे एक हेडिंग डालो. Application of the expanded shop doctrine. और इसमें पहला लिखो IMA वर्सेस UOI केस. इसमें लिखो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट. अच्छा सुनो सुनो, तुम्हें कितनों को जाना है तुम में से? हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर AIB एग्जाम? सिमरन, यस सर. तुम्हें भी देना है? हाँ. तो फिर उस दिन की क्लास कैंसिल करेंगे. सर उस दिन संडे है. अच्छा संडे है, ओके फिर तो ठीक है. नहीं, एक दिन पहले की क्यों करेंगे? कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं. तो जैसे आई ऑल्सो भी ट्रैवलिंग कल नहीं परसों. परसों इज व्हाट? सर सैटरडे की कैंसिल. हाँ 6 की तो क्लास में तुम्हारा, मेरे को भी प्रॉब्लम होगा बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली. अच्छा तुम्हारा सेंटर दिल्ली है. दिल्ली क्यों है तुम्हारा सेंटर? तो वो पहले कुछ था कि दिल्ली में ही होंगे बट फिर चेंज हो गया प्लान. तो अच्छा चलो, तो चलो ठीक है, सैटरडे की क्लास फिर कैंसिल कर देंगे. ठीक है. वहां कहाँ पड़ा मयंक सेंटर? सर मेरा तो यही गाजियाबाद में ही रहा. गाजियाबाद में कहाँ? आयोन है क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा तो उस पे. डायमंड पब्लिक स्कूल नाम है. कहाँ? डायमंड पब्लिक स्कूल करके है सेक्टर सेंटर. कौन सा है, मतलब गाजियाबाद में कौन जगह? एक मिनट सर, वो अच्छा थोड़ा सा चलो कोई नहीं लगेगा. कोई नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई नहीं. और तुम्हारा हीरो, तुम्हारा तो घर पे है, लखनऊ. तुम लखनऊ जाओगे, प्रयागराज से लोग दिल्ली आएंगे. और सिमरन तुम्हारा कहाँ पड़ा? सर मेरा पटेल नगर. पटेल नगर में कहाँ? सर कोई स्कूल है. क्या नाम है स्कूल का? वो गवर्नमेंट स्कूल होगा शायद. पटेल नगर में ऐसा कौन सा स्कूल है यार? हो भी सकता है. चलो देखो आगे लिखो. प्राइवेट. दस हाँ समझ गया. पटेल नगर में आपका, तुम्हारा होगा ये साउथ पटेल नगर. चलो लिखो. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्राइवेट comma non-minority higher educational institutions, non-minority higher educational institutions function as shops, function as shops under article 15 clause 2. Fifteen clause 2. Right full stop, then write
because they offer institutional services, because they offer institutional services, to anyone willing to meet the admission criteria, to anyone willing to meet the admission criteria and pay the fees, and pay the fees. They cannot claim total immunity. They cannot claim total immunity from anti-discrimination and reservation policies. Immunity from anti-discrimination and reservation policies. ठीक है, अब फिर देखो एक कंट्रोवर्सी थी एक्चुअली, क्या हुआ था कि कोलकाता मॉल था, एक कोलकाता मॉल है भी अभी भी। सो उस कोलकाता मॉल में ना एक फिल्म मेकर था, उनको क्योंकि उन्होंने धोती पहनी हुई थी तो उनको ना एंट्री नहीं दी गई उसमें, ठीक है। तो फिर ये कंट्रोवर्सी थी, ठीक है, उन्होंने ट्राउजर नहीं पहना था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन में देखा कि जो सेक्शन 2D है COTPA कोटपा एंड डॉक्टर अंबेडकर का जो जेनरिक अगर हम देखें तो वो शॉपिंग मॉल जो है वो एक शॉप ही है, ठीक है, और ओनर जो है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट वहीं फिर अगर हम कुछ एक्सेप्शंस देख लें तो एक्सेप्शंस में देखो ऐसा होता है कि फिर एक्सेप्शन है जैसे कोई सोशल क्लब है, कोई प्राइवेट सोशल क्लब है, ठीक है, क्लबिंग के लिए पीपल गो देयर, है ना। या फिर मान के चलो कि कोई एक मतलब ऐसी जगह जैसे क्लब टाइप की जगह जहां पर डेकोरम मेंटेन करने के लिए, या कोई बहुत एलीट क्लब है वहां कुछ डेकोरम मेंटेन करने के लिए दे कैन प्रेस्क्राइब सर्टेन ड्रेस कोड्स, ठीक है। तो वहां वो लोग जो है प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ड्रेस कोड, ठीक है। तो ऐसे लिखो इसमें एक कंट्रोवर्सी करके लिख लो, कंट्रोवर्सी करके, नहीं केस नहीं है ये कोई, कंट्रोवर्सी करके लिखो। हाँ, किसका, नहीं नहीं अगला है वो, लिखो अ फिल्म मेकर वॉज डिनाइड एंट्री into a Kolkata mall. A filmmaker was denied entry into a Kolkata mall. Kolkata mall because he was wearing a traditional dhoti instead of trouser. Because he was wearing a traditional dhoti instead of trouser. धोती पहनी थी उन्होंने। फिर इसी में लिखो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ कोटपा COTPA एक्ट, D of COTPA Act and Dr. Ambedkar's definition, and Dr. Ambedkar's definition, a shopping mall is fundamentally, a shopping mall is fundamentally a shop, a shopping mall is fundamentally a shop and a public space under Article 15 Clause 2, and a public space under Article 15 Clause 2.
इसमें लिखो द ओनर डज नॉट पोसेसेस एब्सोल्यूट प्राइवेट डिस्क्रिशन. इसी में the owner does not possesses absolute private discretion. Private discretion to impose arbitrary entry barriers based on cultural attire. Based on cultural attire. क्लियर है ये बात? इसमें एक एक्सेप्शन और लिख लो, राइट वन एक्सेप्शन ऑल्सो. This must be distinguished from private social clubs. This must be distinguished from private social clubs. Private social clubs where a strict dress code, where a strict dress code forms part of internal associative decorum. Associative decorum. Decorum. Placing them outside the immediate rigor of, placing them outside the immediate rigor of outside the immediate rigor of generic rigor. Immediate rigor. Rigor of generic shop doctrine. Generic shop doctrine. Shop doctrine. हाँ जी बोलो. अब तो हो गया टाइम, रुक जा 2 मिनट बस. अब डाल दो आर्टिकल, अब अगले पेज पे हेडिंग डाल दो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और इसमें हेडिंग लिखो आर्टिकल 15 क्लॉज 3. लिखो जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस कॉमा एफर्मेटिव एक्शन, एफर्मेटिव जेंडर, हेडिंग डालो जेंडर जस्टिस एफर्मेटिव एक्शन, हाँ कॉमा and the shift from paternalism to agency, and the shift from paternalism to agency, to agency. ठीक है? So this we will be doing in the next class. All right, is this clear? Any doubt, any problem बताओ.
सर मेरे को पूछना था सर, जो आपने वो पारसी वाला केस लिखवाया था उसमें जजेस ने क्या मतलब स्ट्रेट अप वो इग्नोर ही कर दिया था, उन्हें जो सेक्शन में हाँ, लिखा हुआ they did not even try to enforce that. एंड कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है, रिटन नहीं है हॉरिजॉन्टल एप्लीकेबिलिटी इन्फोर्सेबिलिटी, बट इट इज ना कि भाई वो तो बना ही है उसके लिए, बट द जुडिशरी वॉज वेरी स्केप्टिक ऑफ एनफोर्सिंग दैट, बट फिर इसको करेक्ट किया गया बाद में। सिमरन, एनी डाउट? क्लास में पूछेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में पूछना है ना। चलो, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank वेलकम, you. बाय बाय।